हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आज़ाद सर में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे दो ध्रुवीयता का अंत की बात कर रहे थे, अर्थात हम पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट बुक की बात कर रहे थे क्लास 12 का। इसमें हमने आपको तीन वीडियो में दो तीन बातें हमने बताने की कोशिश की कि सोवियत संघ का उदय कैसे हुआ, सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत प्रणाली का विकास कैसे हुआ, सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या थी, सोवियत प्रणाली में कमियां क्या थी, उसके पतन के क्या कारण थे और उसका परिणाम क्या निकला। इसके बाद हमने दोस्तों शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ा कि शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी की विशेषता क्या है और शॉक थेरेपी का परिणाम क्या निकला। इस तरह से हमने धीरे धीरे करके आपको इन कई सारे मुद्दों पे चर्चा किया इस चैप्टर में। आज हम लोगों को अब इसमें बात करना है कि जब वहां पर शॉक थेरेपी की स्थापना की गई और शॉक थेरेपी के बाद वहां की विशेषता को ध्यान में रखते हुए किया गया, लेकिन परिणाम बहुत बुरा हुआ। कहां पर? यूएसएसआर में। तो उसके बाद वहां के मध्य एशियाई जो देश थे वहां पे संघर्ष छिड़ गया। अब यहीं से दोस्तों क्वेश्चन आता है कि मध्य एशियाई देशों में संघर्ष और तनाव के क्या कारण थे। इन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग आज इस वीडियो में डील करने का बात करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या वहां पे तनाव थे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं मध्य एशिया में संघर्ष और तनाव। मध्य एशिया में संघर्ष और तनाव। मध्य एशिया में संघर्ष और तनाव के क्या कारण थे, यानी मध्य एशिया में जो संघर्ष होता है और उस तनाव का क्या कारण था। तो चलिए, मध्य एशिया के कई देशों में संविधान बहुत हड़बड़ी में बनाया गया। अब देखिए, अब वहां पर हुआ ये कि जब पतन हो गया और धीरे धीरे लोग निकल करके जो पश्चिम एशिया के पश्चिमी यूरोप के संपर्क में थे, पूर्वी यूरोप के देश, तो उन्होंने देखा कि लोकतंत्र और पूंजीवाद की ही जीत हुई, यानी अमेरिका की जीत होती है फाइनली। जब से भी देखा जाए 1945 से लेकर के अमेरिका और साम्यवाद के बीच के जो तनाव चल रहे थे, यानी जो दो विचारधारा की लड़ाई चल रही थी, उस दो विचारधारा की लड़ाई में अंतिम रूप से पूंजीवाद तो जीत ही गया, क्योंकि 1991 में तो साम्यवाद हार गया ना जी, यानी टूट गया ना, यानी उसका पतन हो गया ना। तो अंतिम रूप से लड़ाई तो विजय कौन जीता? पूंजीवाद जीत गया। और जब पूंजीवाद अंतिम रूप से लड़ाई जीत गया तो लोगों को यह भरोसा हो गया कि दुनिया में तानाशाही नहीं चलेगी, साम्यवाद शायद ना चले, इसलिए पूंजीवाद और लोकतंत्र की ही जीत हुई। तो साम्यवादी देशों से भी कुछ देश टूट टूट करके धीरे धीरे कहां जाने लगे? तो वो जाने लगे पश्चिमी यूरोप के साथ, और जा करके लोकतंत्र और पूंजीवाद को लोग अपनाने लगे। ऐसे में जो मध्य एशियाई देश थे उन्हें लगा कि लोकतंत्र की जीत ही सबसे बड़ी जीत है, अगर लोकतंत्र स्थापित कर दिया जाए तो हमारे यहाँ भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए इन लोगों ने भी लोकतंत्र को स्थापित करने का प्रयास किया, जिसके लिए लोकतंत्र को अगर आगे बढ़ाना है तो संविधान जरूरी है, क्योंकि संविधान होगा तभी तो लोकतंत्र होगा और तभी तो चुनाव होगा। ऐसे में जल्दीबाजी में वहां संविधान लिखा गया, कभी उसका कुछ समय हुआ तो कुछ समय में जल्दी जल्दी करके काम किया गया, और यही जल्दीबाजी वहां के पतन का कई बड़ा कारण भी बनना शुरू हो गया। तो देखिए दोस्तों, कह रहा कि मध्य एशिया के कई देशों में संविधान बहुत हड़बड़ी में बनाया गया, जिसके कारण कुछ देशों में राष्ट्रपति को बहुत ज्यादा शक्ति दे दी गई, यानी 10 साल की शक्ति दे गई। जैसे अब देखिए, यहां से एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है दोस्तों, ध्यान से आप रखना कि तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने पहले तो 10 वर्षों के लिए और फिर अपने आप को राष्ट्रपति बना लिया। पहले तो 10 वर्ष के लिए बनाया और उसके बाद जब समय सीमा खत्म हो गई तो फिर अगले 10 वर्षों के लिए अपने समय को ही बढ़ा लिया। तो अब आप ही बताइए ना, पहले तानाशाही थी, अब लोकतंत्र आने के बाद भी एक ही व्यक्ति 20 साल तक अगर सत्ता में रहता है तो क्या वो कभी लोकतंत्र का पक्षधर हो सकता है? वो तो इनडायरेक्टली तानाशाही की ही प्रवृत्ति को उजागर कर रहा था। दूसरा, रूस तथा अन्य देश जो कभी सोवियत संघ में शामिल हुआ करते थे, उन्होंने लगभग 10 साल बाद अर्थात 2001 में दोबारा अपने आप को खड़ा करना शुरू कर दिया। यानी यहां से पतन के बाद
रूस और अन्य कई सारे देश अपने आप में चले गए और बिल्कुल वो लोग क्या हो गए, शांत हो गए। आने वाले कई वर्षों के लिए शांत हो गए, कुछ भी मतलब नहीं रहा, अपने आप को एकांत कर लिया और 10 सालों के बाद अपने आप को लेकर के मार्केट में आते हैं। मध्य एशिया में अर्थव्यवस्था के विकास के कारण, अब देखिए पहले तो ये हो गया संघर्ष का कारण क्या बना, अब आ रहा है कि मध्य एशिया में अर्थ के विकास का क्या कारण था। विकास के कारण तो मध्य एशियाई देशों ने खनिज तेल, इनके पास तो खनिज तेल था ही, प्राकृतिक गैस भी था इनके पास, धातु भी था, प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात किया और बाकी देशों को अपने यहाँ से पाइपलाइन गुजरने का लाभ भी मिल गया, अर्थात इन्हें किराया भी मिल रहा था। इस प्रकार देखा जाए तो मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार थे। इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन गया और यहाँ पे संघर्ष और तनाव की स्थिति पैदा हो गई। अब कह रहा है कि संघर्ष और तनाव का क्या कारण था, यही क्वेश्चन दोस्तों हमारा पूछा जाता है यहाँ पर कि मध्य एशिया में संघर्ष और तनाव का क्या कारण था। याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि पूर्व सोवियत संघ अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र में ही आते थे। इन क्षेत्रों में बाहरी ताकतों की दखल अंदाजी भी बढ़ गई क्योंकि यहाँ पर प्रतिस्पर्धा जैसी बात आ गई कंपनियों की। रूस के 2 गणराज्य चेचन्या, ये एमसीक्यू में पूछा गया है कई बार, चेचन्या और दर्गिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन भी हुए और इन लोगों ने अपने आप को अलग भी कर लिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है एमसीक्यू में कि कौन कौन से रूस के 2 गणराज्य थे, तो याद रखिएगा। अब कह रहा कि अलगाववाद का मतलब क्या होता है, तो एक देश के अंदर रह करके ही एक अलग देश की मांग करना ही अलगाववाद कहलाता है दोस्तों। कह रहा कि इसी समय चेकोस्लोवाकिया भी 2 भागों में बट गया और देशों का निर्माण हुआ, जिसमें चेक और स्लोवाकिया 2 देश बन गए जिन्होंने शांति पूर्वक अपने आप को बंटवारा कर लिया। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा गया है कि कौन सा वो देश था जिसको 2 भागों में बांटा गया और शांति पूर्वक वो आपको अलग कर लिए, तो उसमें से कौन था, एक चेक था और एक स्लोवाकिया था। मध्य एशिया में ताजिकिस्तान 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। ये भी दोस्तों क्वेश्चन पिछली बार पूछ चुका है मिड टर्म में क्वेश्चन में कि गृह युद्ध की चपेट में कौन सा रहा, तो ताजिकिस्तान रहा और वहां सांप्रदायिक संघर्ष चलता रहा। अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में भी लगातार कई वर्षों तक गृह युद्ध चला। दोस्तों इस लाइन को आप जरूर याद रखना, एमसीक्यू यहीं से अब आने वाला है जब यहां से पूछेगा तो। अदरवाइज पहले वाले जो 2-3 एमसीक्यू हमने कहा वहां से क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए वहां संभावना अब कम दिखाई दे रही है। अब दोस्तों कह रहा है कि अगला, मध्य एशियाई गणराज्य प्राकृतिक संसाधनों के लिए एक विशाल भंडार के रूप में थे, इसीलिए भी इस क्षेत्र में संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी रही। यानी संघर्ष और तनाव का कारण क्या था, प्राकृतिक संसाधन। अब कह रहा है कि दोस्तों इसके वजह से तनाव हो गया। अब एक क्वेश्चन का उत्तर तो निकल गया। अब आता है कि सोवियत संघ का पतन हो गया था। तो हमने कल पढ़ाते समय पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो 15 देश थे, ये 15 देश आपस में क्या होते हैं, मिलकर के एक संघ बनाते थे जिसको हम लोग यूएसएसआर कहते थे। लेकिन इस 15 में से 3 देश सबसे पहले निकल गए, रूस, बेलारूस और यूक्रेन, जिसके बाद इसमें 12 देश बच गए थे और इन्हीं 12 देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया था जिसे CIS कहते हैं, यानी CIS कहते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट के नाम से हम इसे जानते हैं। स्वतंत्र राष्ट्रों का कुल कहते हैं दोस्तों। जो यूएसएसआर के 15 गणराज्य थे उन्हीं में से निकल करके बने थे। अब देखिए 15 गणराज्य कौन कौन थे, तो वहां पर रूस एक गणराज्य था जो 1991 में बोरिस येल्त्सिन रूस का राष्ट्रपति बनते हैं और बोरिस येल्त्सिन रूस को साम्यवादी तानाशाही के विरोधी और लोकतंत्र के समर्थन होते हैं। 91 में रूस गणराज्य से रूस, बेलारूस और यूक्रेन को यूएसएसआर से अलग तथा स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर देते हैं, जिसके बाद 1991 में यूएसएसआर के पतन की घोषणा हो जाती है और 3 महत्वपूर्ण देश यूएसएसआर से अलग हो जाते हैं, जिसमें से रूस, बेलारूस और यूक्रेन होता है। जिसके बाद बाकी गणराज्य के सामने समस्या यह आती है कि अब इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए।
तब जाकर बाकी के देश, 3 गणराज्यों के देश सामूहिक रूप से एक संगठन बनाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? CIS कहते हैं, जिसमें बाल्कन गणराज्य, बाल्टिक गणराज्य और केंद्रीय एशियाई गणराज्य 3 शामिल होते हैं। अर्थात 3 गणराज्य और 12 देश शामिल होते हैं। अगर आपसे यही पूछा जाए कि CIS की स्थापना क्यों हुई, तो आप कहिएगा कि 1991 में रूसी गणराज्य, जो 3 गणराज्य रूसी के अंदर आते थे, 3 देश आते थे, रूस, बेलारूस और यूक्रेन, ये तीनों ही अलग हो जाते हैं। बाकी के जब 3 गणराज्य बच जाते हैं, बाल्कन, बाल्टिक और मध्य एशियाई गणराज्य, ये लोग आपस में मिल करके एक नया संगठन बनाते हैं, जिस संगठन को हम CIS कहते हैं, जिसमें टोटल 12 देश होते हैं। और ये फिर संकल्प लेते हैं कि हम लोग फिर से एक अच्छे बेहतर तरीके से काम करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन इनमें भी आपस में सहमति नहीं बनती और आगे चल करके इससे ही बाल्टिक वाले निकल जाते हैं, फिर बाल्कन वाले निकल जाते हैं और अंतिम रूप से मध्य एशियाई गणराज्य ही बिखर जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है आगे चल करके, जो बाल्टिक वाले होते हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। दोस्तों यहाँ पे नाम याद रखिएगा, ये नाम आजकल MCQ में पूछा जा रहा है, ये बात याद रखिए। कई पेपर सेट में हमने देखा है, प्रैक्टिस मॉडल पेपर में कि ये क्वेश्चन को डाला जा रहा है कि बाल्टिक में कौन कौन राज्य थे, बाल्कन में कौन कौन थे, रूसी गणराज्य में कौन कौन थे और मध्य एशियाई गणराज्य में कौन कौन थे। इसलिए आप इसे याद रखने का प्रयास करना। दोस्तों, बाल्टिक गणराज्य के लिथुआनिया मार्च में ही 90 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और आगे चलकर एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया 91 में क्या कर लेते हैं, यूएनओ के सदस्य बन गए और आगे चलकर 2004 में नाटो में शामिल हो जाते हैं। जो नाटो किसका संगठन था? ये नाटो अमेरिका का एक सैन्य संगठन था, अमेरिका का सैन्य संगठन था। क्या था दोस्तों? सैन्य संगठन था। इसी संगठन के खिलाफ में तो USSR ने भी एक संगठन बनाया था, जिसे हम लोग क्या करते थे, वारसा पैक्ट कहा था हमने। वारसा पैक्ट की स्थापना किसने किया था? USSR ने। जबकि अमेरिका ने एक सैन्य संगठन बनाया था जिसे हम नाटो कहते थे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आता है बाल्कन। बाल्कन भी आगे चल करके निकल जाता है, इसे बारूद का पीपा कहा जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले देश यूगोस्लाविया था, बुल्गारिया था, अल्बानिया था और रोमानिया था। दोस्तों याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, इन देशों से भी क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि MCQ में ये क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा देश बाल्टिक का सदस्य नहीं था, इनमें से कौन सा देश बाल्कन गणराज्य का देश नहीं था, इनमें से कौन सा देश मध्य एशियाई गणराज्य का हिस्सा नहीं था। तो वहां पे हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन में आ जाते हैं। अगर यही याद कर लेंगे तो 15 देश भी याद हो जाएंगे और साथ ही साथ कौन किसका हिस्सा है ये भी पता चल जाएगा। अब चलिए आगे चल करके इसी यूगोस्लाविया भी टूट जाता है, यूगोस्लाविया से अलग होकर 7 देश बन जाते हैं, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मैसिडोनिया, मॉन्टेनिग्रो, कोसो और सर्बिया। ये सब देश भी अलग अलग बनते हैं। अब आता है केंद्र एशियाई गणराज्य। इसके अंतर्गत टोटल 5 देश आते हैं दोस्तों, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इत्यादि। ये राष्ट्र USSR से अलग नहीं होना चाहते थे, क्योंकि USSR के अंदर ये अपने आप को थोड़ा सुरक्षित मानते थे, परंतु यूरोप के गणराज्य और नागरिक इन्हें अपना आर्थिक पिछड़ेपन का कारण और बोझ मानते थे। इसीलिए उन लोगों ने इनका साथ छोड़ करके चले गए और लास्ट में फाइनली कौन बच गया? यही बच गए। ठीक है, अब आता है दोस्तों CIS के निर्माण का उद्देश्य क्या था। ठीक है, उद्देश्य क्या रहा? पहला उद्देश्य तो था कि आर्थिक और वित्तीय समस्याओं के समाधान के लिए काम करना, यानी हम लोग आपस में मिलकर के आर्थिक और वित्तीय जो समस्याएं हैं इसका समाधान निकालेंगे। दूसरा, शॉक थेरेपी सफल नहीं हुआ था, उसके स्थान पर हम CIS को क्या करेंगे? सफल कर लेंगे। फिर आर्थिक और वित्तीय सहयोग बनाए रखेंगे और विकास तथा एक दूसरे की मदद करेंगे, इसीलिए CIS का निर्माण किया गया। चौथा, कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लेकिन सफलता नहीं मिली क्योंकि अलगाववाद, हिंसा और गृह युद्ध जारी रहा। चेकोस्लोवाकिया 2 भागों में बट गया और चेक और
स्लोवाकिया बन गया। इस प्रकार से सीआईएस भी बहुत लंबे समय तक सफलता नहीं पाया। स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए जैसे ताजिकिस्तान की जमीन पर कब्जा चीन का हो गया, इस प्रकार देखा जाए तो सुरक्षा के लिए यूएसएसआर से अलग होने के बाद भी अमेरिका से डर था, इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए सीआईएस का निर्माण इन्होंने किया था, लेकिन बहुत ज्यादा इन्हें सफलता नहीं मिली। अब दोस्तों कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिकरण में क्या अंतर है। तो लोकतंत्र तो उसे कहते हैं जहां पे जनता द्वारा चुनी हुई सरकार हो, लेकिन लोकतंत्र से धीरे धीरे एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, जो हम लोकतांत्रिकरण की ओर बढ़ते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि तानाशाही से लोकतंत्र की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को ही लोकतांत्रिकरण कहते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि तानाशाही से लोकतंत्र की ओर चलने वाली प्रक्रिया को तानाशाही से लोकतंत्र की ओर चलने वाली प्रक्रिया को लोकतांत्रिकरण का संज्ञा हम देते हैं। यानी तानाशाही से धीरे धीरे वक्त लगता है, धीरे धीरे जब हम लोकतंत्र में पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते हैं तो यहां से यहां का जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, लोकतांत्रिकरण कहेंगे। यानी यहां से कोई चीज यहां आया तो यहां से यहां आने में जितना वक्त लगा, इसी वक्त को हम क्या कहेंगे, लोकतांत्रिकरण कहते हैं। अब देखिए कह रहा है कि साम्यवाद यानी तानाशाह से लोकतंत्र की ओर जाने की प्रक्रिया को लोकतांत्रिकरण कहा जाता है। यूएसएसआर के विघटन के बाद दो महत्वपूर्ण बदलाव हुए वहां पर। पहला कि सभी अलग हुए गणराज्यों ने लोकतंत्र को अपना लिया और तानाशाह को छोड़ दिया। पहली बात तो यही हुई क्योंकि उनको लगा कि लोकतंत्र ही बेहतर है और क्या है, पूंजीवाद ही बेहतर है, इसीलिए लोकतंत्र को छोड़ा, तानाशाह को छोड़कर लोकतंत्र अपनाया। दूसरी, सभी गणराज्यों ने साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर अपनाया। सभी गणराज्यों ने लोकतंत्र को अपनाया तो लिया, परंतु उसमें बहुत मतभेद रहा। यूएसएसआर के विघटन के बाद सत्ता जिसके भी हाथों में गई उसने लोकतंत्र का क्या किया, इस्तेमाल किया, निर्माण और विकास करने की कोशिश नहीं किया। सत्ता एक ही व्यक्ति या दल के हाथों में रहा या रखने की कोशिश करते रहे। लोकतंत्र अपनाना बस केवल एक दिखावा था। लोकतंत्र और चुनाव के दिखावे के कारण तनाव और मतभेद का दौर सभी गणराज्यों में चलता रहा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो लोकतंत्र केवल एक दिखावा था, हालांकि तानाशाही वहां पे जारी थी। लेकिन हमने क्या सोचा कि हम तो तानाशाही को हटा करके लोकतंत्र को लाएंगे और साम्यवाद को हटा करके पूंजीवाद को लाएंगे। अब आता है कि तनाव और मतभेद का दौर क्या था जी, 10 साल तक चला। तो जनता विद्रोह और विरोध करने लगी वहां पर, ये कहां था। दूसरा कह रहा है कि सभी गणराज्य आतंकवाद, गृह युद्ध, हिंसा जैसी स्थिति से 10 वर्षों तक गुजरे। परिणाम क्रांति और विद्रोह हुआ। लोगों में गुस्सा, आक्रोश उत्पन्न हो गया था। ये सब कारण था। वहां पे बहुत ज्यादा मध्य एशिया में संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई थी और लोगों में अंदर कई क्रांतियों ने जन्म ले लिया था। वहां पे पीली क्रांति, नीली क्रांति, ऑरेंज क्रांति, कई क्रांतियां हुई थी, हो गया था, क्योंकि इनकी स्थिति पश्चिमी देशों जैसी नहीं थी। इसीलिए गलत लोकतंत्र के खिलाफ आंदोलन होने लगा था। किन किन देशों में आंदोलन चला जी, सब यहां से क्वेश्चन आजकल बाबू याद रखना, क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं, मध्य एशिया में घुस रहा है सीबीएसई, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है भैया। पहले सबसे पहले हमें क्या है, देखिए क्वेश्चन अगर देखा जाए तो सिंपल सा क्वेश्चन कहां से निकलता है। पहला कि सोवियत प्रणाली क्या है, सोवियत प्रणाली का उदय कैसे हुआ, ठीक है। दूसरी बात की सोवियत संघ की विशेषता क्या है। तीसरा, इसके कमियां क्या थी, इसके पतन के कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या निकला, शॉक थेरेपी क्या था। उसके बाद शॉक थेरेपी की विशेषता क्या थी, शॉक थेरेपी की विशेषता के बाद अगर देखा जाए तो उसका परिणाम क्या निकला, यही तो क्वेश्चन फेमस है। और इसके बाद तीसरे चरण में आते हैं मध्य एशिया। मध्य एशिया के बाद एक ध्रुवीय विश्व की बात आ जाएगी।
फिर रूस के गणराज्य की बात, रूस की संबंध हो जाएंगे। तो ऐसे में देखा जाए तो अब ये सब क्वेश्चन बहुत पुराने हो चुके हैं कि सोवियत संघ के पतन के कारण बताइए, सोवियत संघ के परिणाम क्या निकला, सोवियत संघ की विशेषता क्या थी, शॉक थेरेपी क्या था। ये तरह तरह के क्वेश्चन पूछ पूछ के सीबीएसई अब धीरे धीरे न तंग आ गई है, इसलिए अब वो मध्य एशियाई की तरह घुस रही है, इन क्वेश्चनों में घुस रही है जहां से क्वेश्चन बच्चों के लिए करना बड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ से क्वेश्चन हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से कि एक ना एक क्वेश्चन या तो कभी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा था या मध्य को यानी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या 2 नंबर वाला हो या एमसीक्यू में डाला जाता हो, आता यहाँ से क्वेश्चन जरूर है। इसलिए दोस्तों ये चैप्टर मध्य एशिया वाला ये वीडियो तो कम से कम खास करके आप जरूर अच्छे से देखिएगा, ताकि आपके लिए बहुत बेहतर एक वैकल्पिक व्यवस्था मिल जाए, ताकि यहाँ से क्वेश्चन जो आए तो आप गलती ना करें। अब कह रहा है क्या, रूस के 2 प्रांत चेचन्या और दर्गिस्तान में भी अलगाववाद और हिंसक आंदोलन चले। आतंकवादी आंदोलन लगभग 10 वर्षों तक चलता रहा। ताजिकिस्तान 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ चुका है कि कौन सा देश था जो 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा था, तो एमसीक्यू में ताजिकिस्तान होगा। अजरबैजान का एक प्रांत कारावास, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, जहां के कुछ स्थानीय लोग अर्मेनियाई लोग अलग होकर के अर्मीनिया से मिलना चाहते थे। जॉर्जिया के 2 प्रांत स्वतंत्रता चाहते थे और गृह युद्ध में लड़ रहे थे। सब वहां पे क्वेश्चन एमसीक्यू है दोस्तों। यूगोस्लाविया से कई देश बने और यह देश भी किसी न किसी रूप में गृह युद्ध की चपेट में पीड़ा झेल रहे थे। सबसे अधिक भयंकर स्थिति तो कोसोवा की है, क्योंकि 2002 में तो अमेरिका के इशारे पर नाटो ने कोसोवा में भयंकर बमबारी की और वहां की साम्यवादी सरकार को पतन के रास्ते पर ला करके रख दिया, और इस प्रकार से लगभग मध्य एशिया में सारे को बर्बाद करने में भूमिका निभाई। इस प्रकार दोस्तों मध्य एशिया में संघर्ष, तनाव, लोकतंत्र से लोकतांत्रिकरण, क्या क्या तनाव का कारण, और बहुत सारे एमसीक्यू यहां से पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, निश्चित तौर पर दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो, ताकि हमारा कोई भी वीडियो अपडेट हो तो आपके पास पहले पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए जय हिंद, जय भारत।